दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजन इकबाल और दौलत के पुजारी। ये राजन इकबाल की एक्शन और जासूसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। राजन इकबाल और दौलत के पुजारी। एक दिन सुबह सुबह भारतीय सीक्रेट सर्विस के मुख्य हेडक्वार्टर पर कुछ नगापोश ने हमला कर दिया। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकना चाहा। रुको, कौन हो तुम? जवाब में नगापोश ने धुआंधार गोलियां चलानी शुरू कर दी। धोए धोए। जल्दी से चीफ के कमरे में जाकर फाइलें ले आओ। हमारे ऑपरेशन 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, समझे? ओके बॉस। 007 तुरंत चीफ के कमरे में घुस जाता है। हैंडसम मिस्टर चीफ। कौन लुटेरे? बचाओ बचाओ। बकवास बंद। यहाँ पर तुम्हारी आवाज सुनने कोई नहीं आ रहा। मुझे जल्दी से लॉकर नंबर 3 की चाबी दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। तुम कौन हो? आखिर चाहते क्या हो? फालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप चाबी निकालो। जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है, फिर भुगतो परिणाम। धोए। ओह। चीफ को मारने के बाद नंबर 007 चीफ के कोट में से चाबी निकालकर लॉकर की तरफ बढ़ता है। बॉस, ऑपरेशन सफल रहा। ये रही वो सीक्रेट फाइलें। गुड, अब यहाँ से निकल चलो। फिर सभी नगापोश जल्दी से अपनी वैन की तरफ लपके और फिर सभी नगापोश लॉकर नंबर 3 से देश के गुप्त मामलों की महत्वपूर्ण फाइलें लेकर वहां से फरार हो गए। नकाबपोश के फरार होते ही सीक्रेट सर्विस का एक कर्मचारी फोन द्वारा पुलिस को सूचना देता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ बदमाशों ने सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पर धावा बोलकर कई कर्मचारियों की हत्या कर दी और कुछ महत्वपूर्ण फाइलें लेकर फरार हो गए। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर बलबीर कुछ ही देर में पूरे दल के साथ सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। किसी ने लाशों को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं। इंस्पेक्टर बलबीर फोन करके फिंगरप्रिंट ब्यूरो और पुलिस कैमरामैन को दस्तों को बुला लेते हैं। फिंगरप्रिंट ब्यूरो आते ही लाशों के ऊपर से फिंगरप्रिंटों की छानबीन करने लगता है। बहुत देर तक लगातार छानबीन करने के बाद भी फिंगरप्रिंट ब्यूरो को निराशा ही हाथ लगती है। नकाबपोश कुछ ज्यादा ही चालाक थे। शायद उन सभी ने हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए लाश, मेज या लॉकर कहीं भी उनकी उंगलियों के निशान नहीं है। ओह, मामला तो वास्तव में गंभीर है। कुछ ही देर बाद, इकबाल जरा देखना किसका फोन है। हेलो, मैं इकबाल बोल रहा हूँ। इकबाल बेटा, मैं कमिश्नर अंकल बोल रहा हूँ। अभी एक बहुत गंभीर घटना घट गई है। तुम राजन को साथ लेकर फौरन मेरे ऑफिस चले आओ। वो तो सही, लेकिन आखिर बात क्या है? कम वक्त सवाल पूछता है। ये आओगे तो सब पता चल जाएगा, समझे? ठीक है अंकल, हाँ हाँ, हम दोनों फौरन वहां पहुंच रहे हैं। किसका फोन था इकबाल? इंस्पेक्टर अंकल का। कह रहे थे कोई बहुत गंभीर घटना घट गई है, हमें जल्दी बुलाया है। राजन इकबाल तुरंत कार में सवार होकर इंस्पेक्टर अंकल के दफ्तर की तरफ चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर, बेटा जरा गाड़ी रोकना। इकबाल आगे एक बूढ़ा गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा है। राजन गाड़ी रोक लेता है। बेटा मेरी हालत खराब है, चला नहीं जा रहा। तुम मुझे अपनी गाड़ी से अगले मोड़ तक छोड़ दोगे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। आप भी कैसे बातें करें बाबा, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। आइए बैठिए, मैं पिछला पिछला दरवाजा खोलता हूँ। जुग जुग जियो बेटा। बूढ़े के कार में बैठते राजन कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। राजन इकबाल उस बूढ़े के प्रति बिल्कुल अनजान थे। जैसे ही कार एक मोड़ पर पहुंची, मिस्टर राजन, गाड़ी को सुदर्शन से रोड पर मोड़ लो, वरना तुम दोनों की खोपड़ी में मैं बारूद भर दूंगा, समझे? तो तुम हो कौन? तुम्हारा बाप। बाप होकर बेटों पर गोली चलाते तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ओ यू सेट अप फैट बॉय। तभी राजन ने गाड़ी को एक मोड़ पर तेज झटके से मोड़ा और ठीक उसी पल इकबाल ने उस बूढ़े के ऊपर छलांग लगा दी। याहू! इकबाल ने हवा में उस बूढ़े के रिवॉल्वर वाले हाथ पर अपनी गोल मटोल लंबोतरी लात जमाई। तब तक राजन ने भी कार रोक दी थी। वह दोनों बूढ़े को कार से बाहर निकालकर धुनाई करने लगे। हाय मरा, बाप रे, रहम मर गया। उफ! अब तो अपने पीर का तो क्या, अपनी ससुराल का भी पता बताएगा। भ्यूम! ओह! ये कार में कैसे उछल गया ये राजन, ये समझ में नहीं आया। इकबाल। राजन इकबाल की शैतानी मार के आगे वह बूढ़ा ज्यादा देर नहीं टिक सका। सब कुछ ही
कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। यह तो गया काम से, अब इसका क्या करें? इसे अब इसके ससुराल लेकर लेकर चलते हैं। राजन इकबाल उसे लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद राजन ने कार पुलिस स्टेशन के ग्राउंड में रोकी। फिर दोनों बूढ़े को लादकर इंस्पेक्टर बलबीर के ऑफिस पहुंच गए। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे यह किसे उठा लाई? क्या कुछ गड़बड़ है? जहाँ हम हो वहाँ गड़बड़ कैसे हो ही क्या सकता अंकल? अभी कुछ देर पहले यह मैं खुदागंज पहुंचा देने वाला था। अच्छा, तो यह तुम्हारी जान का दुश्मन है? क्या कुछ बताए कि इसकी तुम्हारे से क्या दुश्मनी है? अजीब बताता तो जब हम पूछते। बेचारे की तभी से फिरकनी बना रखी है। ठीक है, मैं इसे पूछताछ करवाता हूँ, फिर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रामदयाल, ओ रामदयाल, अभी आए साहब। तुम इस बूढ़े को ले जाकर जरा इससे यह पूछो कि इसकी राजन इकबाल से क्या दुश्मनी है। ठीक है साहब। जरा एक मिनट रुको रामदयाल, पहले हम इसकी सोनी सूरत तो देख लें। सोनी सूरत? तो क्या यह इसकी असली सूरत नहीं है? नहीं अंकल, इसने अपने असली सूरत तो पर्दे में छुपा रखी है। यह तो इसका फेस मास्क है। और फिर राजन ने उस बूढ़े के चेहरे पर से फेस मास्क नोच डाला। अरे अमरा सिंह, तुम? आप इसे जानते हैं अंकल? यह तो नामी बदमाश है। इससे पहले यह ब्लैक कोबरा जैसे संगठन का सदस्य भी रह चुका है। पुलिस रिकॉर्ड में तो उसका नाम मर्द बदमाशों की लिस्ट में है। नकली सूरत चिपकाए दादागिरी दिखाते फिर रहे हैं जनाब। लेकिन तुम्हें पता कैसे कैसे चला कि इसने नकली सूरत चिपका रखी है? एक तो मैं तब से हुआ जब इसने रिवॉल्वर निकालकर रोबदार आवाज में धमकी दी। दूसरे जब राजन ने और मैंने मिलकर इसकी धुनाई की तो यह बहुत देर तक पिटता रहा, वरना अगर यह बूढ़ा होता तो एक ही लात में मक्खी की तरह बीन बनाने लगता। अच्छा, तो यह बात है। रामदयाल, इसकी जरा अच्छी तरह से खातिरदारी करना। अजय ऐसी खातिर करूंगा कि जिंदगी भर हमारी मेहमान नवाजी को याद रखेगा। रामदयाल अमराज सिंह को लेकर चला गया। फिर हाँ, तो अब बताइए अंकल, आपने सुबह सुबह कैसे याद किया? बेटा, आज तुम दोनों को देश को बहुत सख्त जरूरत है तुम दोनों की। क्यों? ऐसा क्या हो गया हमारे देश में जो आज हमारी जरूरत पड़ रही है? जरा साफ साफ बताइए अंकल। दरअसल आज सुबह कुछ आतंकवादियों ने सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पर दवा बोलकर कई सीक्रेट कर्मचारियों तथा उनके चीफ की हत्या कर दी और लॉकर में से देश के गुप्त मामलों की महत्वपूर्ण फाइलें लेकर फरार हो गए। ओ, मामला तो वाकई सीरियस अंकल, लेकिन वो उन फाइलों का क्या करेंगे? अगर उन्होंने वह महत्वपूर्ण फाइलें भारत के दुश्मन देशों अमेरिका या पाकिस्तान को भेज दी तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन देश उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और फिर राजनीतिक सूत्रों में तो यह भी चर्चा है कि हो सकता है किसी दुश्मन देश ने फाइलें गायब कराई हो। क्या उनमें से किसी की शिनाख्त हो सकी कि वह किस दल से संबंधित थे? नहीं, सभी ने नकाब पहन रखे थे और वे सभी नाम की जगह कोड वर्डों का प्रयोग कर रहे थे। तब हम किसकी टाट पर तबला बजाकर कहें कि ला फाइल निकाल? यही तो रोना है। अगर उनका थोड़ा बहुत भी सुराग होता तो हमारी फोर्स कभी की उन पर दावा बोलकर फाइलें प्राप्त कर लेती। लेकिन तुम दोनों को किसी भी तरह उस गिरोह का पता लगाकर जल्द से जल्द फाइल हासिल करनी है। अब बताओ, क्या तुम देश पर पड़ी इस विपदा को हल कर सकते हो? जहां तक देश का सवाल अंकल, देश के लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन सवाल यह है कि हम काम कहाँ से शुरू करें। यही तो किसी धड़ाम धकेल आइडिया की जरूरत है। कुछ सोचा जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? इंस्पेक्टर अंकल, क्या आप यह बता सकते हैं कि उन महत्वपूर्ण फाइलों में देश के किस क्षेत्र संबंधी सूचनाएं थी? हाँ, क्यों नहीं। उन फाइलों में पाकिस्तान से जुड़ी भारत की सीमा सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब हमें उन बदमाशों तक पहुंचने के लिए एक चाल खेलनी होगी। चाल? कैसी चाल? आप देश के सभी छोटे बड़े समाचार पत्रों में यह समाचार छपवा दें कि सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर से जो फाइलें चोरी हुई थी, उन फाइल चोरों का फेमस इन्वेस्टिगेटर राजन इकबाल ने पता लगा लिया है और जल्द ही पकड़ने का दावा भी किया है। उससे क्या होगा? मैं समझ गया। समाचार पढ़कर स्वाभाविक है कि दुश्मन हड़बड़ाहट में हमें मारने की सोचेगा और यही हम चाहते हैं।
कि दुश्मन खुलकर मैदान में आए, क्योंकि हम उसको तभी पकड़ सकते हैं। गुड, वेरी गुड आइडिया। भाई इकबाल, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। मैं आज इस सारे अखबार में यह न्यूज दे देता हूँ। तभी रामदयाल हड़बड़ाए और हुआ आता है। साहब, अमरा सिंह तो अपनी जुबानी नहीं खोल रहा, उसके सामने हमारे सारे हथकंडे फैल हो गए। राजन इकबाल तुरंत टॉर्चर रूम में पहुंचकर कुर्सी से बंधे अमरा सिंह की बिना कुछ पूछे धुआंधार धुनाई शुरू कर देते हैं। दौड़ दौड़ डिशुम। ओह ओह, मरा। रहम नहीं नहीं। तभी इकबाल ने उस तरह लाकर उसके सिर पर बचे बचे खुचे थोड़े से बाल भी मुंड डाले और लगा गंजी चांद पर तबला बजाने। अबे यमदूतो, मुझे बख्शो। ओह नहीं। अब टांट के माफी नाक की भी फिनिशिंग कर दे, क्यों दिल जले। उस तरह से नाक कटते ही आए, यह तो खूब खून बह रही आए। वही कम वक्तों ने मुझे नकटाई कर दिया, हाय रे। तो क्या हुआ? पॉलीथीन पैक की तरह इसकी नाक के खून को भी मोमबत्ती से बंद कर दो। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। राजन तुरंत मोमबत्ती जलाकर उसकी जख्मी नाक पर लगा देता है। नहीं, जल गई, मर गया। बस थोड़ी सी परेशानी, फिर जिंदगी भर आसानी हो ही आसानी। इसकी नाक से तो अभी भी खून टपक रहा है। धौड़। ओह, इतने बड़े गेंडे की नाक का खून कौन सा मोमबत्ती से बंद हो रहा है? इसके लिए तो पूरा हीटर चाहिए, हीटर। फिर तो जल्दी से हीटर जलाओ। अच्छा गुरु। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा। अरे हम कसाई थोड़े हैं जो तुम्हें मार देंगे। तुम्हारा चेहरा हीटर में झोंकने से पहले हम तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन भी देंगे। यह कहते इकबाल जैसे इंजेक्शन लेने पीछे घूमता है, चौक पड़ता है। वो वो। अरे डमडम बहादुर, तुम यहाँ? राजन इकबाल का असिस्टेंट डमडम बहादुर गुर्राता हुआ इकबाल पर झपट पड़ता है। अरे छोड़, यह क्या कर रहा है? इकबाल तुरंत उसके पैरों में पड़कर माफी मांगता है। मेरे बाप, मुझे माफ कर दे। आगे से हर जगह तुझे साथ लेकर चला करेंगे। गुर्र। डमडम बहादुर चुप बैठकर दोनों को घूरने लगता है। गुर्र। तब इकबाल इंजेक्शन लेकर तैयार करके ले आया। मैं इंजेक्शन ले आया। वाह इकबाल। आए, यह इंजेक्शन है या नुकीला बांस? मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मेरे साथ यह कुकर्म कर रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम पागल हो गए हो। पागल? हाँ पागल। तभी तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, समझे? अब यह सुआ तुम्हारे दिमाग के अंदर और तुम्हारा पागलपन दिमाग से बाहर। नहीं, मैं ठीक हूं। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। मुझे और मत सताओ। अब आए ना लाइन पर। बताओ, तुम्हारा बॉस कौन है और तुम हमारा अपहरण क्यों करना चाहते थे? तुम्हारा अपहरण करने के लिए हमें बॉस ने आदेश दिया था। तुम्हारा बॉस कौन है? पता नहीं। पता नहीं? फिर तुम उसके लिए काम कैसे करते हो? बॉस हमें ट्रांसमीटर पर ही निर्देश देता है। उसे हमारे एक एक कदम की जानकारी रहती है। उसे इस समय यहाँ क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी। अमरा सिंह अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि तभी धोए। ओह, अरे ये क्या? यह तो मर गया। इसे इसके साथियों ने मार डाला। डमडम बहादुर और राजन इकबाल तुरंत बाहर दरवाजे की तरफ लपकते हैं। आओ इकबाल, जल्दी बाहर देखे, कहीं तेरे हाथ से निकल न जाए। लेकिन तब तक हत्यारे कार में बैठकर फरार हो चुके थे। बूम बूम। ओह, बच निकले। हमें जरा सी देर हो गई। डमडम तेजी से भोगता हुआ भागा। भूं भूं। और थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ गोल्डन रिंग अपने मुंह में दबाकर उठा लिया। जरूर यह रिंग बदमाशों का गिर गया होगा। अरे, यह डमडम अपने मुंह में क्या दबाकर ला रहा है? शायद कोई रिंग। डमडम के मुंह में गोल्डन रिंग दबा था, जिस पर सुनहरे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दौलत के पुजारी। शाबाश डमडम, देखे क्या लिखा इस पर। दौलत के पुजारी। ओह, तोमरा सिंह दौलत के पुजारी नामक संगठन का सदस्य है। लेकिन ये हमारा भ्रम भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अमरा सिंह की इस संगठन से दुश्मनी हो और सदस्य किसी और संगठन का हो। इस बात का तो अमरा सिंह की लाश देखकर ही पता चल जाएगा। वो कैसे? क्योंकि यह रिंग मेंबरशिप की सूचक है, और अगर अमरा सिंह की दौलत के पुजारी संगठन का मेंबर था तो उसके पास भी यह गोल्डन रिंग अवश्य होगा। राजन इकबाल तुरंत लाश के पास आकर उसकी तलाशी लेते हैं। तलाशी में उन्हें
अमरा सिंह की पॉकेट से गोल्डन रिंग मिल जाता है। इसका मतलब अमरा सिंह दौलत के पुजारी नामक संगठन का ही सदस्य था और वह उनकी कोई न कोई ऐसी गुप्त बात अवश्य जानता था जो संगठन के लिए खतरा थी। उफ। अगले दिन देश के सभी छोटे बड़े समाचार पत्रों के कवर पेज पर ही राजन इकबाल की मनगढ़ंत न्यूज थी। फाइल चोरों का सुराग मिला, राजन इकबाल द्वारा उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा। मेरठ के दंगों में मरने वालों की संख्या 40 तक पहुंची, राजीव ने शांति। ये मेरठ के दंगे कब हो गए जिसमें 40 मर गए? शहर में हर जगह आज उन दोनों की चर्चा थी। मोटू, देख अपने राजन इकबाल ने क्या कमाल किया है। अबे चेले किसके हैं? जब हम कमाल कमाल करते हैं तो ये तो करेंगे ही। ताऊ जी, आपने आज का अखबार पढ़ा? राजन इकबाल तो कमाल के लड़के हैं। दोनों ने पहले ही से चैलेंज देकर पकड़ने का दावा किया है। लेकिन उधर दौलत के पुजारियों के अड्डे पर, आओ कालिया, क्या खबर लायो? बॉस, बड़ी बुरी खबर है, हमारा राज खुल गया है। हमारा राज? कैसा राज? जो कहना साफ साफ कहो बेवकूफ। फाइलों की चोरी वाला राज बॉस। व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। मैं बक नहीं रहा हूँ बॉस, सही कह रहा हूँ। आज पूरे शहर में इस बात की चर्चा है, विश्वास नहीं हो तो यह अखबार देख लो। बॉस अखबार पढ़कर, ओ, तो मामला वाकई सीरियस है। बॉस, यह दोनों लड़के बहुत खतरनाक है। आज देश भर में इन दोनों की चर्चा है। सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट इनकी जी हुजूरी कर रहा है। यह चाहे कितने खतरनाक सही, लेकिन हमारे सामने भी चौंक रहे हैं कालिया। इससे पहले कि वह हम तक पहुंचे, हम उन्हें खुदागंज पहुंचा देंगे। हा हा हा। उधर राजन इकबाल परेशान से अपने घर में इधर उधर टहल रहे थे। राजन के बच्चे, पूरा शहर घुमा मारा तूने, हाय मेरी पतली कमरी बल खा गई है। और कम वक्त बल फाइल चोरों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। मुझे तो ऐसा लगता है वो कोई प्रतिक्रिया करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं जो हमारी इन बेवकूफाना हरकतों का शिकार हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा? होगा क्या? जनता हमारे सिर पर जूती मारते मारते सर के सारे बाल गायब कर देगी। तभी टेलीफोन की घंटी गनगना उठती है। देख तो राजन, किस कम वक्त का फोन आ गया इस वक्त। अभी देखता हूँ। हर बार जिसका भी फोन आता है मुझे उठाना पड़ता है, मोटे कद्दू। ट्रिन ट्रिन। राजन टेलीफोन का चोगा उठाता है। हेलो राजन स्पीकिंग। किसका फोन है राजन? राजन, तुम जल्द इकबाल को लेकर पीर बाबा के मजार के पास वाली सड़क पर पहुंच जाओ। वहां पर एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन तुम कौन हो? मैं जयदेव घटना स्थल से बोल रहा हूँ। अभी अभी मेरे आंखों के सामने ही एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? इसकी सूचना तो आप इंस्पेक्टर बलबीर को दीजिए। उन्हें भी दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें यह सूचना इसलिए दी है कि शायद यह घटना फाइलों की चोरी से संबंधित है। क्या फाइलों की चोरी से? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। किसका फोन था राजन? अपने को जयदेव बता रहा था पीर बाबा के मजार के पास कोई घटना घट गई है। सारी बात बताकर मुझे तो खतरे की बू आ रही है। लगता तेरी नाक भी डमडम की नाक की तरह सड़ गई है। गुर्र। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फोन करने वाला फाइलों की चोरी करने वाले गिरोह से संबंधित था। लेकिन कैसे? क्योंकि उसने सारी बातें एकदम झूठ बोली है। पहले नंबर पर तो पीर बाबा के आसपास तो क्या, दूर दूर तक सुनसान इलाका है, इसलिए वहां पर फोन होने का सवाल ही नहीं उठता। बोलता जा, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। दूसरे टेलीफोन पर रेलगाड़ी की आवाज भी सुनाई दी थी, जबकि वहां पर कहीं भी रेल की पटरी नहीं है। ओह, तो दुश्मन ने अपना जाल फेंक दिया है। हाँ, और हमें इसी का तो इंतजार था। बस तो शुभ काम में देर कैसी। आ रहे हम प्यारे, तेरी लुटिया डुबोने, तेरे को जहन्नुम पहुंचाने। राजन इकबाल डमडम के साथ तुरंत कार में बैठकर पीर बाबा के मजार की तरफ चल पड़ते हैं। इकबाल, दुश्मन काफी चालाक है, अपना ख्याल रखना। प्यारे, दुश्मन को नाको चने चबा देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। वो वो। मजार के पास वाली सड़क पर पहुंचकर यहाँ पर तो दूर दूर तक किसी का पता नहीं है। तभी कार ड्राइव करते हुए राजन की नजर साइड मिरर पर पड़ती है। अरे,
यह कार कहां से आ टपकी। इकबाल, डमडम बचो, कोई पीछे वाली कार में से हम पर बम फेंक रहा है। इतना कहकर राजन कार में से कूद पड़ा। राजन के चिल्लाते ही इकबाल और डमडम भी पास की झाड़ियों में कूद पड़ते हैं। अगले पल बम के कार से टकराते ही धड़ोम। हा हा हा, इनकी तो हो गई बोलो राम, चले थे हमसे टकराने। यह तो भाग निकला, हमें किसी तरह इनके अड्डे तक पहुंचना है। इनका अड्डा भी यहीं आसपास ही होगा, लेकिन अब हम उस तक पहुंचेंगे कैसे। अरे वाह, इतनी चिंता करने की क्या बात है इसमें। यह हमारा डमडम बहादुर किस काम आएगा। चलो प्यारे, हो जाओ शुरू। वो वो डमडम तुरंत कार के टायरों को सूंघता हुआ और खोजता हुआ चलने लगा। आओ इकबाल, डमडम के पीछे चले, लगता है इसे बदमाशी कार की गंध मिल गई है। बड़े चलो प्यारे। कुछ दूर चलने पर डमडम बहादुर एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाता है। उस बदमाशी कार भी वहीं खड़ी थी। वाह मेरे शेर, आखिर तूने ढूंढ ही निकाला। अबे शेर के उदबिलाऊ, कहाँ ढूंढ निकाला। यहाँ तो दूर दूर तक किसी अड्डे का पता नहीं है। गन चक्कर, नजर घुमाकर देख चारों तरफ। आए, कहता तो तू ठीक है। अड्डे को जमीन निकल गई या आसमान। अड्डे को न जमीन निकली है न आसमान, अड्डा यहीं कहीं है। तभी डमडम बहादुर एक बड़े पत्थर को अपने पंजों से खिसकाने लगता है। अरे, यह डमडम क्या कर रहा है। भाईजान उस भारी भारी पत्थर को खिसकाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसने कुछ खोज लिया है उस पत्थर के नीचे, तभी उसे धकेल रहा है। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, हमें बुला रहा है। शायद उस पत्थर को हटाने के लिए कह रहा है। उस पत्थर के नीचे जरूर कुछ है राजन, तभी तो डमडम उस पत्थर की तरफ इशारा कर रहा है। राजन तुरंत उस पत्थर को हटा देता। पत्थर हटाते ही हमें नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद यहाँ बदमाशों का अड्डा है। चलो, जब ओखली में सिर दे ही दिया तो फिर मूसलों से क्या डरना। आओ इकबाल, नीचे चले। बहादुर पुत्र, तो यहीं बैठकर हमारी पहरेदारी कर। अगर हमें कोई खतरा हुआ तो मैं सीटी बजा दूंगा। अच्छा बाय। डमडम बहादुर को बाहर बैठा छोड़कर राजन इकबाल नीचे उतर जाते हैं। नीचे पहुंचकर यहाँ पर तो बिल्कुल गुप अंधेरा है। संभल कर उतरना राजन। वह दोनों एक एक कदम बड़े संभल संभल कर रख रहे थे। यहाँ पर तो आगे रास्ता ही नहीं है, आगे दीवार है। शायद यहाँ पर भी कोई गुप्त मार्ग हो। तभी राजन की नजर दीवार में से निकलती एक रोशनी की किरण पर पड़ती है। अरे, यहाँ पर तो दीवार में से रोशनी की किरण फूट रही है। जरूर यहीं कुछ गड़बड़ है। जहां से रोशनी की किरण निकल रही थी उसी के पास एक हत्था लगा था। तो यह माजरा है, अंदर हत्था लगा है। राजन इकबाल उस हत्थे को घुमा देता है। हत्थे के घूमते ही सामने की दीवार हटने लगती है। गड़ गड़ गड़। कुछ ही देर में एक दरवाजे नुमा कटाव बन जाता है। वाह, क्या सस्पेंस है। अब हमें अंदर सावधानी से जाना होगा। राजन इकबाल बड़ी सावधानी से उस दरवाजे नुमा कटाव में घुस जाते हैं। अंदर पहुंचकर माल गोदाम, लेकिन इन पेटियों में है क्या। यह बदमाश अपनी अकल का मलीदा बनाकर इन पेटियों में बंद करके पार्सल करते होंगे। राजन तुरंत एक पेटी को तोड़कर देखता है। बंदूक और बम। तो इसका मतलब भारत में उपद्रव फैलाने के लिए इन्हीं विदेशों से हथियार भी प्राप्त होते हैं। यह गिरोह तो वास्तव में बहुत खतरनाक है। लगता है इसे पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त है। यह बदबू कैसे आ रही है। नाक में से मेरी भी दुर्गंध आ रही है। यह बदबू नहीं बल्कि नशीली दवाओं की गंध है इकबाल, लेकिन आ कहां से रही है। शायद इन्हीं पेटियों में नशीली नशीली दवाई भरी हुई है। ओह, यह दल तो कट्टर देश विरोधी है। उधर राजन इकबाल पेटियां खोलकर तलाशी ले रहे थे। उधर पास के कमरे में बॉस अपने आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा था। बॉस, उन दोनों छोकरों का क्या हुआ। चल रहे थे हमसे टकराने, दोनों को ठिकाने लगा दिया। अब हमें जल्द से जल्दी वह फाइलें जमील साहब को सौंपनी है, जो कल पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। लेकिन बॉस, न जाने क्यों मेरा मन किसी अहित की शंका से कांप उठता है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जमील साहब के आते ही हम उनसे दौलत लेकर फाइलें उन्हें दे देंगे। फिर ये शहर छोड़कर खंडाला भाग जाएंगे। और फिर उन फाइलों का तो क्या,
अब किसी को भी यह पता नहीं होगा कि वह किसके पास है। 009, तुम कल जमील साहब की हवाई अड्डे पर अगवानी करने की तैयारी करो। उन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। ओके बॉस। अरे, यह तो दौलत का पुजारी संगठन है। तो इसका मतलब अमरा सिंह ने हमें इसलिए ही इंस्पेक्टर अंकल के यहाँ जाने से रोकना चाहा। अब क्या करें, इंस्पेक्टर अंकल को भी सूचित नहीं कर सकते। तभी किसी के कदमों का शोर सुनाई पड़ता है। लगता कोई इधर आ रहा है। गुरु, मैं निपटने के लिए तैयार हूँ। राजन इकबाल तुरंत ओट में छिप जाते हैं और उस व्यक्ति के माल गोदाम में आते ही ढुम, ओह दौड़। राजन पीटते पीटते उसके हाथों से बंदूक छीन लेता है। हाय, ये ले देश के दुश्मन, देशभक्त का करारा हाथ। जबकि इकबाल अभी भी उसे भंगड़ा नाच नचवा रहा था। दौड़ दौड़, तुम्हारी ऐसी की तैसी कुत्तो। हाय हाय, मार डाला, छोड़ दे जालिम, मर गया रे। धूम धड़ाम की आवाज सुनकर दल के सदस्य चौंक पड़ते हैं। ओह धड़ाम, मर गया आए। अरे, ये आवाजें कहां से आ रही है? लगता गोदाम में दुश्मन घुस आया है। सारे दल के सदस्य बंदूकें लेकर बाहर की ओर लपकते हैं। सब अपनी बंदूकें लेकर मेरे पीछे आओ। किसकी हिम्मत हुई हमारी जगह पर आने की? माल गोदाम में पहुंचते ही बॉस राजन इकबाल को देखकर चौंक पड़ता है। अरे, यह दोनों तो जिंदा हैं। लेकिन बहुत जल्दी बेखबर खड़े राजन के बंदूक वाले हाथ पर कराटे की एक चाप मारता है। कटाक। आह, बच्चे पहले तो बच गए थे, पर इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचो राजन। कराटे की चाप पड़ते ही राजन के हाथ से बंदूक छिटक कर दूर जा गिरती है। अब चुपचाप हाथ ऊपर करते हुए खड़े हो जाओ। जरा भी चालाकी मत करना, समझे? अपने अपने हाथ ऊपर कर लो छोकरो, वरना दिमाग में सुराख कर दूंगा। राजन इकबाल चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। शाबाश, बड़े समझदार बच्चे हो। हाथ उठाते इकबाल जोर से एक संकेतात्मक सीटी बजा देता है। यही मौका है डमडम को संकेत भेजने का। वी। गुप्त रास्ते के बाहर बैठा डमडम बहादुर सीटी की आवाज सुनकर चौंक पड़ता है। लगता दोनों खतरे में, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। डमडम तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बलबीर के ऑफिस में घुसकर, अरे यह डम यह डमडम मुझे इस तरह खींच क्यों रहा है? लगता कहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे चलना चाहिए। इंस्पेक्टर बलबीर तुरंत पुलिस फोर्स को लेकर डमडम के साथ चल पड़ते हैं। वो पी, पी। इंस्पेक्टर बलबीर गुप्त रास्ते के पास पहुंचकर, ओह तो यह चक्कर है। वह तुरंत जोरदार आवाज में चिल्लाते हैं, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। भागने की कोशिश बेकार है। चुपचाप सब अपने अपने हथियार फेंक कर अपने आप को मारे हवाले कर दो। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद परिणाम भुगतने के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दौलत के पुजारी इंस्पेक्टर बलबीर की बात सुनते ही, पुलिस आ गई। आई ये पुलिस कहां से आ मरी? भागो, जान बचाओ। राजन इकबाल उन बदमाशों पर एक साथ टूट पड़ते हैं। झुम, भागकर कहां जाओगे? फिर दोनों ने जमकर बदमाशों की पिटाई की। झुम झुम, ओह नहीं, मर गया रे, बचाओ। तभी इंस्पेक्टर बलबीर नीचे तहखाने में पहुंच गए। धोएं, तुम सबका खेल खत्म हुआ, दौलत के पुजारियों। वह इंस्पेक्टर अंकल आ गए। मैं तो भंगड़ा करते करते थक गया हूँ। हमने सबको ढेर कर दिया। रामदयाल, इन सब के हाथों में हथकड़ी पहना दो। इंस्पेक्टर बलबीर तुरंत उन सबको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद जमील को भी बॉस की शिनाख्त पर हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। दौलत के पुजारी के अड्डे से फाइलें भी बरामद हो जाती हैं। तुम दोनों के इस बहादुरी भरे कारनामे से आज पूरे भारतवर्ष में तुम दोनों की चर्चा है और भारत सरकार ने तुम्हें इस बार 26 जनवरी को विशेष पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके लिए धन्यवाद। वैसे देश की रक्षा करना तो हम देशवासियों का फर्ज है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।